NFL प्लांट का एक कंप्रेसर जिसमें वाइब्रेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, 6 से 12, 12 से 24, कंट्रोल में नहीं हो रही। सीनियर एनालिस्ट ने एक वर्ड बोला आयल विरल, और उसके 20 मिनट बाद प्रॉब्लम सॉल्व। वाइब्रेशन कम हो गई, इक्विपमेंट स्टेबल हो गया और प्रोसेस कंटिन्यूअस हो गया। ये आयल विरल पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम इसी के बारे में जानें। कैसे एक सब साइक्रोनेसिस स्पेक्ट्रम से हम आयल विरल, आयल विप और ड्राई विरल इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आज ये मैं आपको समझाऊंगा। सोचो एक शाफ्ट बेरिंग के अंदर रोटेट हो रही है, उसमें ऑयल प्रेशर आ रहा है, उसको फ्लोट करा रहा है एक स्टेबल लोकेशन पे। शाफ्ट कंटिन्यूस रोटेट हो रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता। शाफ्ट ऑयल प्रेशर कम होने की वजह से सेंटर से भागने लग जाती है। ये प्रोसेस सेल्फ एम्पलीफाइंग होता है। शाफ्ट भागती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर शाफ्ट भागती है, एम्पलीट्यूड और बढ़ता है। ऐसे ही शाफ्ट अपनी टेल को चेज करना शुरू कर देती है, तो वाइब्रेशन कंटिन्यू बढ़ती जाती है। ऑयल विरल के मेन 3 कारण है। पहला, एक्सेसिव बेरिंग क्लियरेंस। अगर बेरिंग में क्लियरेंस ज्यादा है तो शाफ्ट के पास ज्यादा रूम है मूव होने के लिए। ऑयल वेज का स्टिफनेस कम हो जाता है, जिससे शाफ्ट को भागने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। दूसरा है लो रेडियल लोड। के लोड कम होने की वजह से उसमें ऑयल वेजेस जनरेट ही नहीं हो पाते, तो शाफ्ट अपने आप से भागना शुरू कर देती है। तीसरा है क्रिटिकल स्पीड। जब इक्विपमेंट अपनी क्रिटिकल स्पीड से 2 गुना 1.5 गुना ज्यादा स्पीड पे ऑपरेट करता है, तब भी ऑयल विरल का कंडीशन जनरेट होता है। लेकिन सिर्फ क्रिटिकल स्पीड से ही ऑयल विरल जनरेट नहीं होता। इसके साथ जब आपका बेरिंग का क्लियरेंस बढ़ जाता है, तब ये क्रिटिकल स्पीड वाला पॉइंट ट्रिगर होता है, जिससे ऑयल विरल जनरेट होता है। स्पेक्ट्रम में हमें एक स्ट्रॉन्ग सब साइक्रोनेसिस पीक दिखाई देता है। ये 0.42x से 0.46x होता है। ये हमेशा शाफ्ट के ऑपरेटिंग स्पीड से हाफ से थोड़ा कम रहेगा। डायरेक्शन रेडियल, एम्पलीट्यूड हाई। ये आपका बेरिंग क्लियरेंस से 50% डिस्प्लेसमेंट रीडिंग ज्यादा है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है। एक कॉमन मिस्टेक, ऑयल विरल नॉन फ्रिक्शन बेरिंग में नहीं होता। इसके लिए आपका जनरल बेरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप साइड पे 0.42x से 0.46x की स्पीड देखें और अगर आपका बेरिंग जनरल बेरिंग नहीं है, तो ये ऑयल विरल का केस नहीं हो सकता। नंबर 2, लो स्पीड पंप्स लाइक 1500 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये सब में भी ऑयल विरल नहीं होता। इसमें हाई स्पीड जनरल बेरिंग ऑपरेटेड इक्विपमेंट ही ऑयल विरल का शिकार होते हैं। ऑयल विरल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? पहला, ऑयल प्रेशर को इंक्रीज करो। आपका ऑयल प्रेशर इंक्रीज होगा, शाफ्ट को सपोर्ट मिलेगा, शाफ्ट एक सेंटर में आके स्टेबल हो जाएगा। नंबर 2, आपका बेरिंग क्लियरेंस को चेक करो। अगर वो बेरिंग क्लियरेंस ज्यादा है तो आपको उसको विद इन रेंज लाना पड़ेगा। जब आपका बेरिंग क्लियरेंस विद इन रेंज होगा, ऑयल वेज प्रॉपर जनरेट होंगे, जिससे शाफ्ट स्टेबल होगा और इक्विपमेंट आपका स्मूथ रन करेगा। बेरिंग क्लियरेंस के साथ साथ आप हाउसिंग का क्लियरेंस भी चेक करो। आई रिमेम्बर एक केस, जब हमने बेरिंग क्लियरेंस तो चेक किया, उसका ज्यादा था, हमने बेरिंग भी चेंज कर दिया, लेकिन अंदर का सिर्फ बेरिंग ही चेंज किया, उसका केसिंग चेंज नहीं किया। तो रनिंग में क्या हुआ, बेरिंग ही केसिंग में मूव हो रहा था। तो आप बेरिंग क्लियरेंस के साथ साथ प्लम्बर ब्लॉक का क्लियरेंस भी जरूर चेक करो। तीसरा है प्री लोड को कंसीडर करो। जो भी इक्विपमेंट पे प्री लोड रेडियल आ रहा है तो आपको कंसीडर करना चाहिए, उसके हिसाब से आप बेरिंग को एडजस्ट करो। लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन टिल्टिंग पैड बेरिंग है। टिल्टिंग पैड बेरिंग में ऑयल विरल का प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होता। ऑयल विरल चल रही है 0.4x स्पीड पे, आपने उसकी स्पीड बढ़ाई, जिससे वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी। बढ़ते बढ़ते वो शाफ्ट की क्रिटिकल स्पीड के साथ मैच हो गई, रेजोनेंस। इस पॉइंट पे पीक वहीं पे लॉक हो जाती है। आप स्पीड बढ़ाओ तो भी वो मूव नहीं होती। यही है ऑयल विप। ऑयल विरल अनकंफर्टेबल था, लेकिन ऑयल विप डिस्ट्रक्टिव है। ऑयल विप को आइडेंटिफाई करने का सही तरीका है, साइड पे आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आपने उसका थोड़ा स्पीड बढ़ाया, अगर वो स्पीड बढ़ाने के साथ वाइब्रेशन का पीक भी मूव हो रहा है तो ऑयल विरल है। अगर ये वहीं पे लॉक है तो ये ऑयल विप है। ये एक शट डाउन कंडीशन है। इसमें आप एडजस्ट टू गो अप्रोच को चूज नहीं कर सकते। इसमें आपको शट डाउन लेना है, बेरिंग क्लियरेंस चेक करना है और अदर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना है। ऑयल विरल में प्रेशर ज्यादा था, ऑयल विप में पीक लॉक हो गई, लेकिन ड्राई विरल में ऑयल है ही नहीं। मान लीजिए किसी कारण की वजह से लुब्रिकेशन फेल करता है, तो इक्विपमेंट लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से ड्राई विरल में चला जाता है। इसमें कंटिन्यूस हैवी साउंड आता है और इक्विपमेंट सडन फेल होने का चांस रहता है। ड्राई विरल में कोई डिस्ट्रक्टिव पीक हमें दिखाई नहीं देती। इसमें फ्लोर नॉइस, यही मेन पॉइंट है। ग्लास पे एक मॉइस्ट फिंगर को हम जब रब करते हैं तो जो साउंड आता है वही साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देता है। तो याद रख लो कि ऑयल विरल और ऑयल विप में एक पीक रहेगी, लेकिन ड्राई विरल में कोई स्पेसिफिक पीक नहीं दिखाएगा, जस्ट फ्लोर नॉइस। फील्ड में ड्राई विरल को आइडेंटिफाई करने का तरीका टेम्परेचर और फ्लोर नॉइस है। अगर उसका टेम्परेचर सडन स्पाइक कर रहा है और फ्लोर नॉइस बहुत ज्यादा है, तो उसमें ड्राई विरल है। ड्राई विरल को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर लुब्रिकेशन ऑयल फेलियर है, तुरंत उसको रिस्टोर करो, करेक्ट विस्कोसिटी ग्रेड का कंफर्मेशन करो, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तुरंत शट डाउन लो। स्क्रीन पे जो टेबल दिखा है
उसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइट पे काम आएगा। 2 सवाल है जब भी आप सब साइक्रोनेसिस वाइब्रेशन सस्पेक्ट करो। पहला, स्पीड वेरी करो, पीक मूव किया, हाँ आइल विरल है, नहीं आइल विप है। दूसरा, कोई स्पेसिफिक पीक है या हाई फ्लोर नॉइस, हाई फ्लोर नॉइस है, कोई पीक नहीं, ड्राई विरल है। लुब्रिकेशन चेक करो। ये 2 सवाल आपके 90% केस में डायग्नोसिस कंप्लीट करा देंगे। अब कुछ नॉन ऑब्वियस टिप्स जो सिर्फ एक्सपीरियंस एनालिसिस ही समझते हैं। आइल विरल में टेम्परेचर मत कम करो। कुछ लोग आइल विरल देखते ही आइल टेम्परेचर को कम करने में लग जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आइल विरल में टेम्परेचर कम करने से आइल का विस्कोसिटी और बढ़ेगा, जिससे वो उस थिन फिल्म में एंटर ही नहीं कर पाएगा, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। नॉन ड्राइव एंड पे ज्यादा ध्यान दो। जनरली इंजीनियर्स ड्राइव एंड पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ लोड ज्यादा रहता है, लेकिन नॉन ड्राइव एंड पे आइल विरल होने का ज्यादा चांस रहता है क्योंकि वहाँ पे रेडियल लोड कम रहता है, वहाँ पे वेजेस जनरेट नहीं हो पाते जिससे आइल फिल्म प्रॉपरली क्रिएट हो। इसीलिए हमेशा पहले नॉन ड्राइव एंड पे ध्यान दो। आइल विरल में सब साइक्रोनोसिस वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड हमेशा अप डाउन करते रहेगा, ये स्टेडी नहीं रहेगा, ये पीक मूव होती रहेगी। अगर ये पीक एक फिक्स लोकेशन पे स्टेडी है, अगर सब साइक्रोनोसिस स्पीड एक कंटिन्यूअस एक एम्पलीट्यूड ही दे रही है, तो ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, आप लूजनेस या किसी और चीज की तरफ जाइए। ये आइल विरल का केस नहीं है। बेरिंग रिप्लेस करने के बाद उसका क्लियरेंस अज्यूम मत करो, चेक करो। बेरिंग रिप्लेस किया, उसका क्लियरेंस चेक किया, डायल गेज से, प्लास्टिक गेज से, आपको जैसे भी सूटेबल हो आप उसका क्लियरेंस जरूर चेक करिए। मुझे याद है एक केस जिसमें आइल बेरिंग का जो बॉटम पार्ट था वो उल्टा लग गया था, जिससे क्या हुआ, जो आइल की एंट्री होती है जनरल बेरिंग में, वहां से वो पॉइंट ब्लॉक, जिससे हमें ड्राइव का सामना करना पड़ा। तो आप उसकी डायरेक्शन को, आइल की डायरेक्शन को भी कंफर्म करिए, क्लियरेंस को भी कंफर्म करिए। अब वापस अपने एनएफएल वाले केस में, उसमें जो शुरू में वर्ड बोला था आइल विरल, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। उसका प्रेशर एडजस्ट किया गया, वाइब्रेशन 22 से 8 पे आ गई। नेक्स्ट शटडाउन प्लान हुआ, शटडाउन में बेरिंग क्लियरेंस चेक किया गया, बेरिंग क्लियरेंस 0.25 था, जो रेंज था उसका बेरिंग क्लियरेंस का 0.11 से 0.15 था। उसका बेरिंग चेंज किया गया, बेरिंग का क्लियरेंस चेक किया गया, जो विद इन रेंज आया। उसके बाद इक्विपमेंट रन किया गया, वो स्टेबल है। अगर आपने भी ऐसे ही अपने प्लांट में कोई केस फेस किया हो, या आप भी किसी सब साइक्रोनोसिस पीक को फेस कर रहे हो जिसका सोल्यूशन आपको ना मिल रहा हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ हमने जनरल बेरिंग की प्रॉब्लम को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का BPFI, BPFO, बॉल स्पिन फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में स्टेज 1 से स्टेज 4 तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग, कीप लर्निंग। दिस इज योर होस्ट गुरतेज सिंह। थैंक यू।